अध्यक्ष जी प्रणाम। आप ओबीसी कांग्रेस कमेटी के आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। तो मेरा सवाल है कि इस समय बड़ा जोर तोर से मुद्दा चल रहा है आपके पार्टी की तरफ से कि मनरेगा का नाम बीजेपी सरकार बदल के कुछ और ही रख दिया है। इस पर आपका ख्याल क्या, आपका विभाग का क्या ख्याल है? देखिए, हम लोगों का मानना है कांग्रेस सरकार ने गांव के गरीबों को गांव पर रोक करके रोजगार देने का काम किया। नाम दिया मनरेगा। मनरेगा नाम देने के पीछे क्या लॉजिक थी? कांग्रेस पार्टी का मानना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर जब हम योजना चलाएंगे तो निश्चित रूप से गांव का जो नौजवान है, जो किसान है, जो मनरेगा का मजदूर है, उसका पलायन रुकेगा। वो घर को छोड़ करके अन्य प्रांतों में नहीं जाएगा। देश के अंदर, गांव के अंदर रह करके अपना वो रोजगार करेगा, अपना काम करेगा। और जब मनरेगा के माध्यम से वो काम करेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का विचार उसके मन में आएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन ईमानदारी से काम करके इस देश को आज़ाद कराया। तो मुझको काम मिला है सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से, उस काम को निश्चित रूप से मैं भी ईमानदारी से करूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को जीवित रखना था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, ये नाथूराम गोडसे के विचारों को मानने वाली सरकार है। ये राष्ट्रपिता के हत्यारों को मानने वाली सरकार है। एक तरफ राम के नाम पर ये पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने तो संदेश देने के लिए सेवरी का जूठा वैर खाया था। वह संदेश दिए थे कि इस देश में जो मानव के रूप में पैदा हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इंसान। उस इंसानियत को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है। ये लोग ऐसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं देश के अंदर जो बिल्कुल ही जातिवाद को बढ़ावा दे रही हो, क्षेत्रवाद में मतलब धर्मवाद को बढ़ावा दे रही हो, कट्टरता को ला रही हो। और जब भी किसी भी देश में कट्टरता हावी होती है तो निश्चित रूप से वहां पे क्रांति होती है। यह देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर यह सरकार लड़ाना चाहती है। मनरेगा के माध्यम से जिस मजदूरों का पलायन रोका गया था उसको समाप्त करने के लिए तरह तरह का हथकंडा ये सरकार अपना रही है। जी राम जी नाम दे करके महात्मा गांधी जी के अस्तित्व को दबाने का प्रयास, कुंठित प्रयास चल रहा है। जबकि कांग्रेस के लोगों ने ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में अगर आप जाएंगे तो देखिएगा कहीं भी गोडसे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में आप जाएंगे तो दुनिया के अंदर अगर कोई दर्शन पढ़ाया जाता है तो वो दर्शन है गांधी दर्शन। गांधी दर्शन ही पूरी दुनिया के अंदर लागू होता है। और जहाँ पे प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है वहां भी गांधी जी की प्रतिमा को रख करके लोग अपने देश को संदेश देना चाहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति किस तरीके से क्रांति को ला करके अपने देश को आजाद करने का काम किया था और देश की गंगा जमनी तहजीब को सजोने का काम किया था। ये सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश हुआ है कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर, प्रत्येक पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। संख्याओं के आधार पे ही नहीं, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोग हों, जिस गांव में जितने मनरेगा के मजदूर मिल रहे हों उन मजदूरों को ले करके
उन मजदूरों को लेकर के उनको बताने का हम काम करेंगे कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को यह सरकार क्यों खत्म करना चाहती है, इससे नुकसान और फायदे क्या है। मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का काम दिया जाता था, उनको अपने परिवार में रह करके परिवार को विकसित करने का अवसर मिलता था, गांव का विकास होता था, ग्राम पंचायतों को मजदूरों का अभाव नहीं होता था, गांव में ठेकेदारी प्रथा को हावी होने से रोका जा रहा था। इस माध्यम से जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि देश का पैसा कि देश के पंचायत के माध्यम से गांव गली शहरों में खर्च किया जाए और हर हाथ को काम दिया जाए, जो जिस तरीके का हो उस तरीके का काम उसको दिया जाए। तो ये सरकार इसके माध्यम से नाम बदल करके देश में मनरेगा के माध्यम से जी राम जी का नाम चेंज करके भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल करना चाहती है, जिसको रोकने के लिए कांग्रेसी बिल्कुल कटिबद्ध है। और यहाँ का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझ रहा है, यह देश की सरकार और प्रदेश की सरकार महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से नफरत करती है। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे सबको सलमत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, और जितना मत राम को दिया था उतना ही मत इन्होंने अल्लाह को भी दिया था। लेकिन ये लोग कट्टरवादी लोग हैं, इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, देश को धर्मवाद में उलझाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वह देश उस देश के संविधान के अनुसार चले, धर्म के अनुसार नहीं। संविधान आपको एक तरफ दंडित करना चाहता है, दोषियों को दंडित करता है, तो वही अच्छे काम करने वालों के लिए संविधान प्रोत्साहित भी करता है। धर्म आदमी को अंधभक्त बनाता है। अंधभक्त का अर्थ होता है कि जो उसके पुरोहित बताते हैं, जो उसके अगुआ बताते हैं, उसको बिना विज्ञान की कसौटी पे कसे, बिना उसको समझे मान लेना ही अंधविश्वास है। और संविधान कहता है कि जो विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरे उसको मानिए, पहले जानिए फिर मानिए। और धर्म में होता है कि पहले मानिए जानिए मत। तो इस तरीके से लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति उदासीनता पैदा हो। आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाता है। जो धर्म के मुख्य प्रचारक वो अपने बच्चों को विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, धर्म से दूर रखते हैं, वो शिक्षा की तरफ अपने परिवार को ले जाते हैं। और वहीं दूसरे लोगों को वो कहते हैं कि जो कुछ करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। मैं मानता हूँ ईश्वर सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ ईश्वर पर टिका रहना ये किसी भी तरह से देश हित में संभव नहीं है, देश हित में नहीं है। क्योंकि धर्म में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तुस फल चाखा। तो धर्म की प्रधानता को नहीं, कर्म की प्रधानता को माना गया है, महान बताया गया है। कर्म करते हुए ईश्वर में आस्था रखिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने माना है। तो इसलिए हम लोग मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की रक्षा के लिए प्रत्येक कांग्रेसी हर न्याय पंचायत स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। चौपालें हो रही हैं, लोगों को उसके विषय में विस्तार से बताया जा रहा है कि इसको रखने के पीछे, इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता क्यों है। सर, दूसरा सवाल है कि किसानों की बात आपकी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा किया करती है, फिर आप आते हैं सत्ता में, जन सपोर्ट की वजह से आपकी सरकार बनती है, तो
आप लोग किसानों के लिए क्या प्रोग्रामिंग सोच के रखा है, थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, किसानों को जो कांग्रेस की सरकार रही है, आप जो हमारी सरकार ने हमेशा किसानों को देश की आत्मा माना है। हमारा मानना है कि जिस देश का किसान जितना शक्तिशाली होगा, जी जी। जितना विकसित होगा, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से खेती को करेगा, अपनी उपज को बढ़ाएगा, तो दो तीन चीजें आपको मिलेंगी उसमें। एक तरह से वो व्यक्ति स्वतः मजबूत होगा, दूसरी तरफ जो पशुधन हमारे देश के, वह भी मजबूती की स्थिति में आएंगे। एक व्यक्ति अगर अपने परिवार में रह करके छोटे से छोटे किसान अपना खेती करके और चाहते हैं कि वो गाय भैंस का पालन करके दूध भी कर लेते हैं, उनको बेच करके भी उनसे आय प्राप्त करते हैं, उनके माध्यम से खेती किसानी करने में भी सहयोग लेते हैं। तो इस तरीके से किसानों का आय दोगुना करने की बात हमारी वर्तमान सरकार करती है, लेकिन आय का दोगुना होगा कैसे? एक तरफ यह वर्तमान सरकार जो है किसानों के हित में कोई ऐसी योजना नहीं ला रही है जिससे जिससे ये कहा जा सके कि किसानों की आय दोगुना हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप खाद का रेट बढ़ा दिए, खाद का वजन कम कर दिए, जो दवाएं, जो कीटनाशक दवाएं बड़ी देशों ने अपने यहाँ बैन लगा दिया है, उनको ला करके आप छिड़काव करा रहे हैं, उसको आप बांट रहे हो जनता के बीच में प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से। तो उस पर बैन लगना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती की बात होनी चाहिए, मतलब जो देसी खेती कहा जाता है गांव में, कि कम खाद डालना, पशुओं की खाद से उत्पादन को बढ़ाना, छिड़काव भी अपने तरह तरह से जड़ी बूटियों से करके कीटनाशक तैयार करना। ये चीज़ें तो हमारी सरकार उपलब्ध करा नहीं पा रही है। विदेशी दवाओं को ला रही है, अंग्रेजी दवाओं को ला रही है, जिससे जो है खेत के माध्यम से, माने कृषि के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति यूरिया का सेवन ज़्यादा कर रहा है, कीटनाशकों का सेवन कर रहा है, जिससे हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है निश्चित रूप से कमजोर हो रही है। आए दिन नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। इसके पीछे भी यही कारण है कि जो चीज़ें हमको नहीं खाना है वो गेहूं के माध्यम से, चावल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से हम न चाहते हुए भी खा रहे हैं, और उस पर सरकार हमारी किसी प्रकार से रोक लगा नहीं पा रही है। दूसरी बात यह है कि किसानों की खरीदारी के लिए कोई केंद्र चल नहीं रहे। अभी धान के फसल खत्म हुई है तो आपने देखा कि साहूकारों ने उसको खरीदा है, किसान मजबूर हो गया, सहकारी समितियां चली नहीं, क्रय केंद्र उनके चले नहीं, और चले भी तो कटौती 5% 7% करने लगे धानों में। तो किसान मजबूर होकर के कम रेट पर साहूकारों को बेचने का काम किया है। तो साहूकारों को बेचने का काम किया तो इससे तो किसान की आय दोगुनी होने से रह गई। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा किसानों को प्रोत्साहन दिया है, क्रय केंद्रों पे खरीदारी किया, उनको कम दाम पे खेत सब्सिडी देने का काम किया, बीज पर, खाद पर और उनके कृषि यंत्रों पर। ये सरकार कृषि यंत्र जो भी ला रही है, आप देखेंगे बड़े पैमाने पे ला रही है, छोटा किसान उसकी खरीदारी नहीं कर सकता है। तो ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। यह सरकार अमेरिका जैसे राष्ट्र के आगे झुक करके कुछ ऐसा समझौता करना चाहती है जो आने वाले कल में किसान यहाँ मजदूर बन करके रह जाएगा अपने ही खेतों में। तो कांग्रेस की नीति बड़ी साफ सुथरी है, क्योंकि हमारा मानना है कि देश का किसान खुशहाल होगा तभी देश की तरक्की सुनिश्चित है। देश की तरक्की किसानों के ऊपर 80% निर्भर होती है। इसलिए किसानों के लिए तरह तरह की अच्छी योजनाएं लाई जाएंगी, सस्ते अच्छे बीज लाए जाएंगे, खाद लाई जाएंगी, इस तरीके की व्यवस्था दी जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था दी जाएगी, पानी की व्यवस्था दी जाएगी,
किसानों को लोन की व्यवस्था की जाएगी कि वो कम रेट पर बिना ब्याज के ही उनको लोन मिल जाए, जिससे वो अपनी खेती अच्छी तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से हम किसानों को मजबूत करने का काम करेंगे और देश की तरक्की में किसानों का योगदान सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और जैसे बेरोजगारों को रोजगार देने की भी व्यवस्था करेंगे उस कृषि के माध्यम से, क्योंकि यहाँ बहुत अवसर है कृषि के क्षेत्र में। तो इसलिए देश की तरक्की अगर चाहिए तो देश का किसान मजबूत होना चाहिए। किसानों को तकनीकी खेती का ज्ञान होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तमाम बातों को करके इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। किसानों को तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वो अपनी खेती को मजबूती के साथ अच्छी उन्नति के साथ कर सके और अपने आय में वृद्धि कर सके। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता में आने के बाद 50 किलो बोरी में खाद मिलता था तो 45 किलो हो गया, तो आपकी जब सत्ता आए तो 40 किलो हो जाए, ऐसा तो नहीं ना होगा? देखिए, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपको एक उदाहरण देते हैं। जब यह देश आजाद हुआ जी, तो यह देश भूखा भारत था। लोग नंगा भूखा भारत मानते थे इसको। गरीबी चरम पे थी, भूखमरी थी, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, हमारी सरकारों ने ऐसी योजनाओं को लाया कि जो किसान आत्मनिर्भर नहीं था, साहूकारों के मकर जाल में फंसा हुआ था, उसको निकालने के लिए हमारी सरकारों ने तमाम योजनाएं लाई। छोटे छोटे किसानों को, जिनके पास व्यवस्था अच्छी नहीं थी, मुर्गी पालन से लेकर के बकरी पालन से लेकर के कुछ सुअर पालन से लेकर के छोटी गाय पालन से लेकर के तमाम व्यवस्था दिया कांग्रेस ने किसानों का आय बढ़ाने के लिए। और खाद जैसे लोग नहीं डालना चाहते थे, तो खाद ग्राम सेवकों के माध्यम से खेतों में छिड़काव करा करके कुछ पढ़े लिखे लोगों के परिवार को प्रशिक्षित करके उसमें लाभ देने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से यह मानिए कि जो कांग्रेस की सरकार ने इस देश को जमीन से उठा करके शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई योजना नहीं लाएगी जिससे कि हमारे देश के किसानों का किसी प्रकार से अहित हो सके और देश का विकास की गति रुक सके। कांग्रेस हमेशा उन्नति की बात की है, कांग्रेस हमेशा भाईचारा की बात की है, कांग्रेस हमेशा शिक्षा की बात की है। ये वर्तमान सरकार में रहने वाले लोग जो है ना, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जब ऐसा नहीं मानिएगा कि मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। जब हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने इस देश में तकनीकी को लाने का काम किया, मोबाइल को लाने का काम किया, कंप्यूटर को लाने का काम किया, तो इन लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक उसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, यह जो है उचित नहीं है। इसके पीछे क्या राजीव थी? राजीव जी का मानना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया की मुख्य धारा से जुड़े और उससे बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्था दिया जाए, इनको पूरी दुनिया से जोड़ दिया जाए। और बाद में क्या हुआ कि जब इस नीति को अखिलेश जी ने इस प्रदेश में लागू करने का काम किया, बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस समुदाय के बच्चों को हम देंगे, इस बिरादरी के बच्चों को देंगे। उन्होंने एक शिक्षा को बढ़ावा देने मात्र के लिए एक घोषणा किया कि जो बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करेगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा। उसके पीछे सोच क्या थी कि लैपटॉप कुछ चिन्हित परिवारों में था, जो उद्योगपति थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे, उन्हीं के बच्चे लैपटॉप और बड़ी बड़ी मोबाइल के माध्यम से अपना काम कर रहे थे। तो अखिलेश जी ने देखा राजीव जी की नीतियों को लागू करते हुए कि जब हमारे प्रदेश के 90% आबादी लैपटॉप से दूर है, दूरसंचार से दूर है,
तो हम जो कंपटीशन आने वाले हैं, जो कंपटीशन में बैठे हुए लोग थे, जो आयोग में थे, जो बड़ी बड़ी नौकरियों को संचालित करने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि ये एक योजना बनाया कि जब 85% के लोग नौकरियों में आने लगे हैं तो इनको रोका कैसे जाए। तो इन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाए। तो जो माँ बाप अपने बच्चों की 1500 फीस नहीं भर पा रहे थे, 500 रुपया फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, साइकिल खरीद करके नहीं दे पा रहे थे, वो महंगे लैपटॉप तो देने से रह गए। तो ऐसी स्थिति में देश के 85% आबादी के बच्चे कंपटीशन में नहीं जा पा रहे थे। जो नौकरियों के लिए कंपटीशन होता था उसमें बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई इस तरीके की शिक्षा नहीं थी। तो इसको लागू किया अखिलेश जी ने, कहा कि सब बच्चों के घर पे जो है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनके पास लैपटॉप होगा, तो ऑनलाइन जो परीक्षाएं होंगी उसमें गरीब का बेटा भी पहुंचेगा, वो नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठेगा। तो इसके खिलाफ सामंतवादी विचारधारा के लोग, पूंजीपति विचारधारा के लोग गांव में जाकर के दुष्प्रचार किए कि जैसे गांव में कहते हैं कि फलाने तोरे लड़कवा के तम देखली हैं, वो एठे मेढ़ी के उखी के मेढ़ी के बैठ के पढ़त रहे हैं, अब तो पढ़ गए। तो उससे क्या हुआ कि जो भोले भाले किसान थे न, गांव के लोग थे, वो बच्चों की समस्या को समझ नहीं पाए, क्योंकि नेट चलता नहीं था, गांव में नेट की व्यवस्था मजबूत नहीं थी। तो इसलिए लोग कुछ गांवों से बाहर होकर के बच्चे किसी बगीचे में बैठ करके, किसी खेत के किनारे बैठ के, जहाँ नेट पकड़ता था, कभी पढ़ाई भी करते थे, उसमें 1% फिल्म भी लोग देखते रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई भी करते थे पढ़ने वाले। तो अब वो जनता गई भड़क कि ये तो लैपटॉप दे करके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अब वो बुद्धिजीवी लोग थे, वो उस अच्छी नीति को भी गलत साबित कर दी। तो इसलिए जो शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है नेट के माध्यम से, वो अवरुद्ध हुआ। ये साजिश करने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि देश की 80% आबादी विकास के रास्ते पर चले। ये कुछ चंद लोगों के हाथों में अपना देश का अर्थव्यवस्था देना चाहते हैं, इसलिए देश का विकास संभव नहीं है। ये देश को निश्चित रूप से गर्त के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते। ये डमरू बजाने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि डमरू बजा करके एक मदारी किसी तरह से किसी बाजार में देखेंगे, किसी कोर्ट कचहरी के आसपास देखेंगे, किस तरीके से बारीकी से लोगों को ठगता है। पहले वो कपड़े का सांप बनाएगा, कहेगा अभी ये दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, और इसके बाद फिर मीठी मीठी बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, फिर लोगों से पैसा ऐंठने का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये वर्तमान सरकार बीन बजा करके इस देश के लोगों को लूटने का काम कर रही है, देश को विकास के रास्ते से भटकाने का काम कर रही है, इस देश की ताना बाना को समाप्त करना चाहती है, और यहाँ से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। क्योंकि यह जानती है सरकार में बैठे हुए लोग जानते हैं कि अगर इस देश में लोकतंत्र रहेगा तो वो सामंतवादी विचारधारा खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक भाई की तरह से रह करके देश में बराबरी, समतावादी विचारधारा को समाप्त करके ये लोग चाहते हैं कि इस देश में बंटवारे की राजनीति हो। लेकिन कांग्रेस की नीति रही है समता, समानता, बंधुत्व को इस देश में प्रचारित करना, भाईचारा को प्रचारित करना। इसलिए इस देश को पुनः कांग्रेस की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की आप नीतियों को देखिए, जिन बातों को उन्होंने कहा कि इस सरकार की यह नीति गलत है, उसको लोगों को मानना पड़ा। कांग्रेस के लोग सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते। इसी बीजेपी के लोगों ने बोफोर्स तोप कर लेकर के तमाम हंगामा खड़ा किया, लेकिन जब कारगिल में हमारे देश के आन मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने की बात आई, तो इसी बोफोर्स तोप से हमारे देश की रक्षा हुई और पाकिस्तान के लोगों को मुंह की खाना पड़ा। नसबंदी जैसी योजना हमारी स्वर्गीय नेता इंदिरा गांधी जी ने लागू किया, तो इस आरएसएस के लोगों ने गांव गांव इसका दुष्प्रचार किया, उस पर सरकार हमारी चली गई। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने माना कि देश हित में नसबंदी आवश्यक है परिवार नियोजन के लिए।
आपने देखा मनरेगा जैसी योजना को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के मनमोहन जी की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। हम सरकार के लिए नीति नहीं बनाते हैं, हम देश हित में नीति बनाते हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, इस देश की एकता और अखंडता और भाईचारा के लिए हम नीति बनाते हैं, देश के विकास के लिए हम रास्ता बनाते हैं और पूरी दुनिया को मजबूर कर देते हैं इस बात को मानने के लिए। सरकारें रहें, सरकारें चली जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीति जिंदा जिस देश की रहेगी, जिस देश का संविधान जिंदा रहेगा, उस देश का विकास कोई माई काला दुनिया का रोक नहीं सकता है। इसलिए कांग्रेस की इस देश में आवश्यकता है। जय हिंद। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप इतना बड़े पद पे हैं, जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी विभाग कांग्रेस कमेटी के, सरकार आती है तो आप ओबीसी के लिए स्पेशल क्या करना चाहेंगी कि जो आपसे आज आपका भाषण सुन के, आपका इंटरव्यू सुन के लोग जुड़ना शुरू करते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़े पिछड़े समाज की आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा को ही प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षा क्षेत्र को विकसित किया जाए, आधुनिक नवीनतम तकनीकी को ला करके बच्चों को शिक्षा दिया जाए। सभी बच्चों को, केवल पिछड़े वर्ग को नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे को वह शिक्षा दिया जाए जो अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, दुनिया से उसको ला करके सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को दुनिया से ऐसी शिक्षाओं को लाए जो यहाँ आवश्यक है। तो ओबीसी एससी समाज के बच्चों को, जो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करके, उनको आर्थिक सहयोग करके, जैसे वजीफा के माध्यम से सरकार की व्यवस्था थी, अच्छे से अच्छे संस्थानों में भेजने का काम करती थी, उनको टेक्निकल शिक्षा से लेकर के तमाम शिक्षा दिया जाएगा, जिससे उनको अवसर मिलेगा। और जब व्यक्ति को अवसर मिलता है तो अपने प्रतिभा के अनुसार अपने आप को मजबूत कर लेता है। ये व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज की बात नहीं है, ये देश के प्रत्येक नौजवानों के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस नीति पर काम करती है। दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए आरक्षण को लागू करना निष्पक्षता के साथ, ये कांग्रेस की नीति रही है। सबको समानता का अधिकार देना, ये कांग्रेस की नीति में सम्मिलित है। तो कांग्रेस आरक्षण के लिए, शिक्षा के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए, लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विशेष करके जैसे आपने कहा पिछड़े वर्ग के, उन चिन्हित लोगों को भी अवसर देने का काम करेगी जो मुख्य धारा से दूर हैं। तब कांग्रेस जैसे लोगों का विकास चाहती है, और कांग्रेस का मानना है कि जब देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाएगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये रहे हमारे पड़ोसी जिला आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ओबीसी पिछड़ा वर्ग विभाग के कांग्रेस कमेटी के, और इनसे आपने बहुत कुछ सुना, देश दुनिया की बातें, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सत्ता में आने के बाद, ये भी आपने सुना। और आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इनका विचार कैसा लगा, और आप लोग किस दल से हैं, किस दल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ये भी जानना मेरा आपसे हक है। क्यों कि अगर हम जानेंगे नहीं तो आने वाले समय में किसी से और सवाल क्या रखेंगे। तो आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ज़मीनी जो है कि सवाल हमारे कमेंट में आप लोग लिखिए। जाते जाते आप लोगों को टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अब जय हिंद। हाँ, ये कहना चाहते हैं।